पार्टी रूलिंग पार्टी हो, उसका प्रधान प्रेस के रूबरू होकर के झूठ बोले, प्रेस के रूबरू होकर के उन प्रेस के साथियों को गुमराह करे जो हरियाणा की सरकार से पूरी तरह से वाकफ है। नड्डा को शायद नहीं जानकारी, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा, इस लॉकडाउन के दौरान जो पिछले साल ये महामारी शुरू हुई थी और अब तक जो महामारी चली आ रही है, इसमें 9 बड़े घोटाले हरियाणा प्रदेश में हुए। धान का घोटाला हुआ, सरसों का घोटाला हुआ, बाजरे की खरीद में घोटाला किया गया और शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। उसके अलावा दवाइयों की जो खरीद है, जो इस कोरोना की महामारी के दौरान परचेज करी हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसमें भी 450 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ है। ये सारी चीज़ें असेंबली में आई हुई हैं और असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद ने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि मैं जांच कराऊंगा। शराब घोटाले की जांच के लिए 2 बार, एक बार तो मुख्यमंत्री ने खुद ने एसआईटी का गठन किया, होम मिनिस्टर ने तो एसआईटी का, उसने अपनी तरफ से नाम दिए 3 अधिकारियों को कि इनकी मौजूदगी के अंदर एक एसआईटी का गठन हो जाए। मुख्यमंत्री ने उस एसआईटी को गठन करने की बजाय एसआईटी का गठन किया कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो गया और उसने उसकी जांच के आदेश दे दिए। उसकी जांच हो करके उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को और होम मिनिस्टर दोनों को सबमिट होगी, जबकि जिम्मेवारी बनती थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना, इस रिपोर्ट में क्या था। बजाय उसको सार्वजनिक करने के अपने लोगों को बचाने के लिए एक और कमेटी बना दी विजिलेंस की, सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसरों की ड्यूटी उसमें लगा दी और उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। विजिलेंस की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के पास चलेगी, होम मिनिस्टर ने भेज दी। मुख्यमंत्री ने वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की बजाय अपने प्रिंसिपल उसको चीफ सेक्रेटरी को दे दी कि आप इसका अध्ययन करेंगे। मतलब किस तरह से जिन लोगों ने शराब का घोटाला किया, जिस जहरीली शराब पीने से 46 लोगों की मौत हुई इस प्रदेश में, आज तक उन लोगों के खिलाफ इस सरकार में बैठे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर के 350 अधिकारियों के नाम जो एफसीआर है आज, उसने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री को सौंप दी। ये कह दिया कि अब आगे मुख्यमंत्री का काम है कार्रवाई करना। उसमें भी साफ लिखा है कि 350 अधिकारी रजिस्ट्री के घोटाले में शामिल हैं। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। दवाइयों की जो खरीद है उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि 450 करोड़ रुपए ज़्यादा दे करके दवाइयाँ खरीदी गई हैं। उसमें किन लोगों ने खरीदी? जो मुख्यमंत्री के बहुत चहेते लोग थे, जो परचेज करने वाले थे। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? नड्डा को मेरी ख्याल है शायद मुख्यमंत्री ने नहीं बताया कि मैंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में अब तक के जितने मुख्यमंत्री रहे सबको पीछे छोड़ दिया। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था खत्म है, जीरो है। आज कोई अधिकारी सरकार में बैठे लोगों की एक बात सुनने और मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इस कोरोना की महामारी के अंदर सरसा जिला में मुख्यमंत्री कोरोना का निरीक्षण करने गया और वहाँ किसी 4 लोगों ने उसके आगे शिकायत कर दी सीएमओ की, सीएमओ ठीक से काम नहीं कर रहा।
उस सीएमओ को ट्रांसफ़र कर दिया। किसी सीएमओ को ट्रांसफ़र करो, किसी अधिकारी को ट्रांसफ़र करो, अगर उसकी शिकायत मिलती है, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके लिए इंक्वायरी बैठानी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो उसकी जॉब से भी उसको हटाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लापरवाह है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये सज़ा नहीं है किसी को कि तेरा तबादला कर दिया। 3 सीएमओ बदले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार में बैठे लोगों की पकड़ नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई भी नहीं कर सकते। जहाँ कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया, वहीं सरकार आज जो है लुटेरों का एक गिरोह बन गया। हर डिपार्टमेंट में बैठे लोग दोनों हाथों से सरकार को आज लूटने में लगे हुए हैं। आज कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है सरकार का, अगर उसकी जांच निष्पक्ष हो जाए तो उसमें सरकारी पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग मिलेगा। बहुत बड़ा पैसा इन्होंने अपनी जेब में डालने का काम किया। नड्डा साहब से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई एक सेंट्रल एजेंसी की जिम्मेवारी लगाओ कि हरियाणा को किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार की तो गर्त में ले जाने का काम किया है, लोगों को लूटने का काम किया है, और कैसे लोगों के सामने आज झोली फैलाने पे मजबूर किया है। जहाँ प्रदेश का ये हाल कर दिया, वहीं कृषि के 3 काले कानून बना करके लगातार किसान को अपने खेत से, घर से उठा करके बॉर्डर पे बैठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री को क्योंकि फुर्सत में है, किसानों से बात करनी चाहिए। पहले तो टाइम नहीं था प्रधानमंत्री पे, पहले तो चुनाव जीतना चाहता था बंगाल का, उसमें लगा हुआ था। अब ऐन फुर्सत में है। अब प्रधानमंत्री को किसानों के साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए और अपने किए हुए वायदे को पूरा करके तीनों कृषि के काले कानून वापस करने चाहिए और एमएसपी का कानून बना करके सम्मान के साथ किसान की घर वापसी करानी चाहिए। मैं आज आते हुए टीकरी बॉर्डर पे रुक करके आया हूँ। सरकार की गलतफहमी है कि एजिटेशन को लिंगर ऑन करके, लंबा करके कहीं किसान के हौसले को कमज़ोर कर लेंगे। लेकिन जब मैं आज उनसे मिला था, उनमें युवा बच्चे भी थे और उनमें 80-80 साल के बुजुर्ग भी थे। उनका जो हौसला है, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरह की बेईमानी करके इस आंदोलन को कमज़ोर कर लेगी। उनके हौसले बहुत बुलंद है और हमारी पार्टी पहले दिन से उनके साथ है। चौटाला साहब जैसे स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह, टीकरी के बॉर्डर पे भी जाएंगे, सिंगू के बॉर्डर पे भी जाएंगे और जाकर के किसानों के साथ जहाँ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वहीं उन्हें आश्वस्त करके आएंगे कि मेरी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता जो किसान आदेश करेगा उसकी पालना करते हुए इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा। और चौटाला साहब स्वयं, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र अपने बचपन से लेकर के अब तक इस 87 साल की उम्र में भी, चौधरी देवीलाल ने भी, चौटाला साहब ने, दोनों ने लगातार किसानों को जब जब भी सत्ता में रहे किसानों के लिए अच्छे कानून बनाए, अच्छे काम किए और सत्ता से बाहर जब रहे अगर किसान की किसी ने अनदेखी करी तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज किसान की अनदेखी हो रही है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसान के साथ खड़ी होकर के न्याय कराने का काम करेगी। साहब, जिस तरह से समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात की जाए महंगाई की, लगातार बेलगाम सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं उनके परिप्रेक्ष्य में जो भारत में दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उन बढ़े हुए दामों का अन्य चीज़ों के प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है और महंगाई बढ़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि देश और प्रदेश में विपक्ष कमजोर है और उठा नहीं रहा? विपक्ष तो है ही नहीं। अगर विपक्ष होता
तो फिर मान के चलो इन चीज़ों पे लगाम लगती, फिर सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती। विपक्ष में तो कांग्रेस अपने आप को विपक्ष मानती है, हमारे यहाँ विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, हुड्डा तो मिला हुआ है। अब मैं फिर बताऊंगा कि हुड्डा कांग्रेस बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो फिर हुड्डा तुम्हें कल बुला करके कहेगा कि अभय सिंह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सच्चाई है, आपके समझने की जरूरत है। आप पूछो हुड्डा से ये बात है कि जब राज्यसभा का चुनाव था और उस राज्यसभा के चुनाव में तू 2 बार मुख्यमंत्री रहा था, तो अपना बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ के आया? आर के आनंद के पक्ष में अगर वोट डालता तो आर के आनंद जीतता कि नहीं जीतता? ये इसलिए खाली छोड़ के आया था कि ये सुभाष चंद्रा की मदद कर रहा था, बीजेपी के साथ इसने हाथ मिलाया हुआ था। पेन की स्याही बदली गई थी, बहुत बड़ा कलंक लगा था हरियाणा के विधायकों के ऊपर। स्याही बदलने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पेन बदलने में बहुत बड़ी भूमिका थी। जयप्रकाश से पहले एक एमएलए वोट डाल के आता है बीजेपी का, ये अम्बाड़ा वाला, सिटी वाला, वो तो पेन रख के आता है और जयप्रकाश अपना वोट डाल करके उस पेन को उठा के अपनी जेब में डालता है और ओरिजिनल पेन फिर वो रख करके आता है। ये तो सबूत है इन चीज़ों के। उसके बाद हुड्डा ने अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अगर बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा में 1 वोट से उनका मेंबर हार सकता था। ये रिस्क क्यों नहीं लिया बीजेपी ने? जहाँ उनके पास वोटों की बड़ी कमी थी वहाँ तो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, जहाँ उम्मीद ही नहीं थी बढ़ने की, वहाँ तो हॉर्स राइडिंग करना चाहते थे। और यहाँ 1 वोट की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ इन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो आसान उतारा कि नहीं उतारा इसका? अब फिर इस सरकार को 6 महीने ऑक्सीजन देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हुड्डा को इस बात का पता था कि तेरे नो कॉन्फिडेंस लाने से सरकार नहीं गिरेगी। फिर क्यों नो कॉन्फिडेंस ले आया? फिर प्रस्ताव ले आया, उस पर चर्चा करके वापस क्यों नहीं लिया? जब पता था सरकार नहीं गिरेगी तो क्यों ढोंग रचा इसने? ये तो सरकार को ऑक्सीजन देने की बात थी कि मैं अगर नो कॉन्फिडेंस लाऊंगा तो जो लोग आज कहीं सरकार के खिलाफ सत्ता में बैठे, आज दबाव में है, प्रेशर में है, जो बयान दे रहे हैं इस किस्म के, उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए इसने काम किया ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मूव करता तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती, इन्हीं में बैठे लोग और ज़्यादा विरोध करते, और ज़्यादा लोगों के प्रेशर में आते। इसने तो उन लोगों का मुंह बंद करा दिया जो कहीं किसान के प्रेशर में आकर के सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं मुंह बंद हो गया था, आप बता दो। तो हुड्डा तो लगातार इनकी कठपुतली है, इनके हाथों में खेल रहा है, लगातार बीजेपी के साथ मिला हुआ है। आपने बात करी थी महंगाई की। आप पेट्रोल और डीजल को रोज रेट बढ़ते हैं, वो तो महंगा हो ही रहा है। उसके अलावा जो रोज़मर्रा की चीज़ हम बाजार से खरीद के लेके आते हैं उसके दाम बहुत बड़े हैं। स्टील जो है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। आपने क्योंकि ख़रीदा नहीं इन दिनों में, डीजल पेट्रोल रोज़ डलवाते हो, लेकिन स्टील भी कोई घर बनाता है, कोई और काम में सोच के काम लेता है। प्लास्टिक के दाम रोज़ बढ़ते हैं। खाने वाली दालें जो हैं, जो लोगों ने परचेज कर ली, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने सस्ते में लेकर के गोदामों में रख ली, उसके दाम रोज़ बढ़ रहे हैं। सरसों जब किसान से खरीदी तब तो सस्ते में थी, आज उसके तेल का क्या भाव है? महंगाई नहीं है। तो महंगाई लगातार हर चीज़ में इन्होंने बढ़ाई है। ये तो पूंजीपतियों के हाथों में खेलने वाली सरकार है। अगर अपोजिशन होती तो फिर ये लड़ाई लड़ी जाती है, फिर इन चीज़ों पे अंकुश लगता है, फिर सरकार भी प्रेशर में आती है। आज कोई अपोजिशन नहीं है। शरद पवार ने एक प्रयास शुरू किया है, सीनियर लीडर है। मैं तो उम्मीद करूंगा, परमात्मा से प्रार्थना भी करूंगा कि वो अपने इस मिशन में सफल हों।
और तीसरा मोर्चा बने ताकि सरकार पे लगाम लगे। ये बहुत ज़रूरी है। चौधरी साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी रिहा हो गए हैं और ऐसे में अब उनके ऊपर से जो जेल के कायदे कानून थे या कोर्ट की कुछ पाबंदियां थी, अब वो किस तरीके से लोगों के बीच जाकर अपना प्रचार शुरू करेंगे और क्या पार्टी को इससे और मजबूती मिलेगी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो शख्स है जो एक दिन भी कभी घर में आराम नहीं किया। उनको हमेशा अपनी पार्टी की, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता रही है। जैसे अब स्वस्थ होंगे, आज की डेट में हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके हाथ में चोट है। जैसे ही वहाँ से हॉस्पिटल से घर आएंगे, जैसे ही डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे, वो उसी दिन कार्यकर्ताओं के बीच आ जाएंगे और वो फिर बीच आकर के जैसे उन्होंने पहले अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं में जान फूंकेंगे। वहीं इस किसान आंदोलन को भी बड़ा कर देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों की बात को सुना जाए। एक आपने भ्रष्टाचार की बात अभी की और उसको लेकर के आप भी कई बार कह चुके हैं कि आपके पास भ्रष्टाचार की कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ दस्तावेज है और आप जल्दी जनता के सामने लेके आएंगे, लेकिन वो भी काफ़ी लंबा समय चला गया, वो सामने नहीं आया। मैंने ये नहीं कहा मेरे पास सीडी है। अब तो सारी चीज़ें सार्वजनिक होती हैं। आज आप आरटीआई में कोई भी चीज़ मांग लें, सारे सबूत आपके सामने आ जाते हैं। शराब घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दे, अपने आप सारी पोल खुल जाएगी। मेरे पास उस रिपोर्ट की कॉपी है। मैं वो तब तक नहीं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा जब तक ये सार्वजनिक नहीं करें। ये उसमें क्या छुपाएंगे फिर मैं बताऊँगा कि इन्होंने क्या चीज़ें छुपाई है, फिर वो कॉपी आपको देंगे। तो अगर इनके नेता फंस रहे हैं तो ये क्यों सार्वजनिक करें? करनी पड़ेगी। कितने दिन भागेंगे, कितने दिन भगाओगे? आखिर सार्वजनिक तो करना पड़ेगा, आखिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा, जिस तरह से किसान आंदोलन आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है, आपने संघर्ष भी किया है, सरकार कहती है कि हम इसको समाप्त नहीं करेंगे, अमेंडमेंट करवा लीजिएगा, लेकिन किसान कहते हैं कि आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, आप इन बीजेपी वालों को आदत है। क्या इसका समाधान क्या हो सकता है ताकि वो किसान जो बैठे हैं वहाँ वो वहाँ से उठ सकें? ये बीजेपी वाले प्याज भी खाते हैं, जूते भी खाते हैं। ये मानेंगे, माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो यूपी का जो चुनाव आएगा वहाँ का किसान इनको धूल चटा देगा, साफ कर देगा। अच्छा, आपने शरद पवार का जिक्र किया, तो थर्ड फ्रंट का आप हिस्सा बनेंगे क्या? थर्ड फ्रंट मैं कहता हूँ कि शरद पवार के प्रयास परमात्मा सफल करे। सबसे बड़ा अहम सवाल ये इनेलो अपना वर्चस्व यहाँ किस स्ट्रेटेजी से कायम करें? जो इनेलो का वर्चस्व था, अब वर्चस्व दोबारा से कैसे उसको स्टैब्लिश करेंगे आप? हम लोग सत्ता में नहीं आए, ये ठीक है। कहीं इस किस्म के षड्यंत्र थे जिसमें कोई और लोगों के दाव लग गए, लेकिन आज की तारीख में मैं ये बात बड़े दावे के साथ और ठोक करके कह सकता हूँ, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर किसी अधिकारी के ऑफिस में जाते हैं तो उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने काम से किसी अधिकारी के दरवाजे पे जाएगा तो अधिकारी उसको इज्जत के साथ अंदर बुलाएगा और उसके काम को करेगा। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मैंने कहा ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। सर, ऐलनाबाद चुनाव में क्या अभय सिंह चुनाव लड़ेंगे या कोई और चेहरा हो सकता है? चुनाव की तारीख तय करा, चेहरा तो अपने आप आ जाएगा। चेहरों की कोई कमी है हमारे पास? अच्छा सर, जिस तरह से अकाली दल के साथ पंजाब में बसपा का गठबंधन हुआ है, आपने भी पहले किया था, तो क्या अब ये तायद जारी रहेगा? मेरा अनुभव अच्छा नहीं है बीएसपी के साथ। बीएसपी के हरियाणा की इकाई जो थी उनका और मेरा बहुत अच्छा तालमेल था, इसलिए भारती जी आज आपके बीच में है।
सारी बीएसपी तो लेकर ही सारी बीएसपी हमारे साथ आ गई। बीजेपी लेकर आना चाहिए, लेकिन- बीएसपी लेके हम आ गए, अब लोकदल तो पूरा। लेकिन मैं सुखबीर बादल से जब भी बात होगी उनको जरूर अपनी तरफ से एक सलाह दूंगा कि मायावती की बात पे ज़्यादा भरोसा ना करना। ये भी भाजपा के इशारों पे चलने वाली औरत है। भाजपा इसको जैसे चाहती है वैसे मोल्ड कर लेती है। भाजपा जैसा चाहती है इनसे फैसला करा लेती है। हो सकता है चुनाव का जब समय नज़दीक आए, जैसे हमें छोड़ करके धोखा दे के गए उस तरह से उनके साथ भी दगा कर सकते हैं। चलो सर, धन्यवाद, बहुत बहुत